हेलो एवरीवन। आज हम नेट जून 2014 के इकोनॉमिक्स के पेपर को डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने सारे पेपर्स को डिस्कस कराया है। 2004 से लेके 2013 तक के पेपर सारे डिस्कस हो चुके हैं, कोई भी पेपर नहीं छूटा है। तो आपको जो भी पेपर्स देखने हैं वो आप ज़रूर देखिएगा। मेरे वीडियो के चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आपको मिल जाएगा सीक्वेंस वाइज सारे ईयर के पेपर जितने अभी तक मैं करा चुकी हूँ। आज हम 2014 का पेपर करेंगे, जून का कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हु डिस्टिंग्विश बिटवीन द वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज एंड गिव द फेमस एग्जाम्पल ऑफ डायमंड एंड वाटर। तो ये एग्जाम्पल किसने दिया था डायमंड एंड वाटर का? एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो एंड एल्फ्रेड मार्शल। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वैल्यू इन यूज़ एंड वैल्यू इन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। तो वैल्यू इन अगर मान लीजिए कि डायमंड है, वो उसकी प्राइस हाई है क्योंकि वो वैल्यू इन एक्सचेंज है, हाई प्राइस। इसको हम बोलते हैं वैल्यू इन एक्सचेंज। और ये हमारी लाइफ के लिए अननेसेसरी है, यानी कि इसकी जो यूज़ है हमारी लाइफ के लिए, तो उसी को बोलते हैं वैल्यू इन यूज़। ये बहुत लो है, मतलब अननेसेसरी, हमारी लाइफ के लिए डायमंड अननेसेसरी है। और वाटर का क्या है कि ये लो है वैल्यू इन एक्सचेंज में, लो इन value in exchange, but it is necessary for our life, यानी कि value of use इसका high है, high in value of use, ये इसका high है। तो ये दोनों चीज़ों के बारे में एडम स्मिथ ने बताया था डायमंड एंड वाटर का के बारे में कि क्यों वैल्यू इन यूज़ एंड वैल्यू इन एक्सचेंज है इसका। लेकिन इसका जो पैराडॉक्स है कि आखिर डायमंड जिसके वैल्यू है ही नहीं वो भी इतना ज़्यादा महंगा है और वाटर इतना ज़्यादा सस्ता क्यों है। तो इसी को हम वाटर डायमंड पैराडॉक्स कहते हैं, जो कि बाद में मार्शल ने डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एन इकोनॉमी ऑफ द टू इंडिविजुअल्स ए एंड बी एंड टू कमोडिटीज एक्स एंड वाई जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ द प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज अकर्स व्हेन। तो सबसे पहले तो हमें जनरल इक्विलिब्रियम, ये मैं इरेज करती हूँ, यहाँ पे हमारा फर्स्ट का ऑप्शन ये था। अब देखिए, जनरल इक्विलिब्रियम की 3 कंडीशन होती है। अगर आप को ना पता हो तो मैं यहाँ पे कंडीशन लिख दे रही हूँ। पहला, जनरल इक्विलिब्रियम को मैं GE से लिखूंगी, जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे एक इक्वेशन होता है, उसको मैं बाद में लिखूंगी। दूसरा, जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे उसका इक्वेशन मैं लिख दूंगी। और तीसरा है जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। अब देखिए, हमारे क्वेश्चन में जनरल इक्विलिब्रियम ऑन प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज पूछा हुआ है, तो ये क्या होगा? तो हमें ये तीनों का पता होना चाहिए। मान लीजिए जनरल इक्विलिब्रियम इन प्रोडक्शन पूछ लिया, तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो जनरल इक्विलिब्रियम इन एक्सचेंज फॉर द टू इंडिविजुअल्स एंड फॉर द टू कमोडिटीज, हमारा marginal rate of substitution for the two commodities X and Y will be equal to the marginal rate of substitution of X and Y for two individuals, individual A, and marginal rate of substitution for X and Y for individual B will be equal to price of X and price of Y। ये तो हमें जनरल इक्विलिब्रियम इन एक्सचेंज में हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इंडिविजुअल ए फॉर गुड एक्स एंड वाई एंड इंडिविजुअल बी फॉर गुड एक्स एंड वाई इक्वल होता है। इसी तरह से जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोडक्शन में हमारा जनरल प्रोडक्शन की बात होती है तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन
मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूट की जगह पे आएगा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ किसका होना चाहिए, लेबर का और कैपिटल का, और किसके लिए, गुड एक्स के लिए इक्वल होना चाहिए मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन फॉर लेबर एंड कैपिटल फॉर गुड वाई, और ये इक्वल होगा मार्जिनल प्राइस ऑफ लेबर अपॉन प्राइस ऑफ कैपिटल, और प्राइस ऑफ लेबर वेज से डिसाइड होगा और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिसाइड होगा। तो इस तरह से ये है हमारा एक्सचेंज इन जनरल एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें हम मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे गुड एक्स एंड गुड वाई फॉर लेबर एंड कैपिटल के लिए। और एक्सचेंज में क्या था, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन में गुड एक्स एंड वाई के का हम इंडिविजुअल ए और बी में देखते थे। अब हम आते हैं जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। तो इसका हमारा होता है, ये दोनों का मिक्स है, तो यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन फॉर एक्स एंड वाई ये इक्वल होना चाहिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन फॉर एक्स वाई ए इंडिविजुअल के लिए, और मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन फॉर एक्स एंड वाई फॉर बी इंडिविजुअल के लिए, और ये सब इक्वल होना चाहिए प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। अगर मान लीजिए प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई हमें नहीं भी दिया है, तो हमारा ये कंडीशन होना चाहिए कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन ऑफ गुड एक्स एंड वाई विल बी इक्वल टू द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ गुड एक्स for individual A and marginal rate of substitution of good X and Y for good X and Y या commodity X and Y for individual B। तो हमें ये जिस भी ऑप्शन मिले वो ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यहाँ पे सिर्फ P एंड Q के फॉर्म में दिया है तो ये गलत होगा। हमें इंडिविजुअल A एंड B दोनों को पता होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है कि इंडिविजुअल A एंड इंडिविजुअल B हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन इनकम इफेक्ट बिकम स्ट्रॉन्गर देन सब्सटीट्यूशन इफेक्ट लेबर सप्लाई कर्व। अब इनकम इफेक्ट ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, तो अगर हम इस वाले फिगर को देखें जहाँ पे यहाँ लेबर और ये हमारा लेबर है, वर्क है यहाँ पे, और यहाँ पे लेबर। सबसे स्टार्टिंग में क्या होता है, जैसे जैसे वर्क बढ़ता है, यानी कि वैसे वैसे लेबर काम करना चाहता है, ये वेज है, वेज ऑफ लेबर। तो जैसे जैसे वेज बढ़ता है वैसे वैसे वर्कर काम करना चाहता है। मैंने थोड़ा इसको, यहाँ पे वेज है और यहाँ पे वर्क है, लेबर का वर्क। तो यानी कि जैसे जैसे वेज बढ़ेगा स्टार्टिंग में वैसे वैसे वर्कर काम करना चाहेंगे और बहुत खुशी खुशी काम करेंगे, लेकिन एक पॉइंट के बाद यहाँ पे यानी कि सब्सटीट्यूशन इफेक्ट यहाँ पे इनकम इफेक्ट से ज़्यादा होगा। फिर यहाँ पे ये दोनों बराबर हो जाएंगे, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इनकम इफेक्ट के, और यहाँ पे क्या होगा, वेज तो बढ़ेगा लेकिन लेबर का काम करने की जो इच्छा है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे इनकम इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा सब्सटीट्यूशन इफेक्ट से। हमें यही पूछा है कि अगर इनकम इफेक्ट ज़्यादा हो, स्ट्रॉन्गर हो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट से, तो लेबर सप्लाई कर्व एकदम मुड़ जाती है, ऐसे बैकवर्ड बेंड हो जाएगी। पहले ऐसी थी और अब ये बेंड हो गई है, तो ये हो जाएगा बेंड बैकवर्ड। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है असर्शन, द कंसेप्ट ऑफ सप्लाई कर्व इज मीनिंगलेस फॉर द मोनोपोलिस्ट। क्या सप्लाई कर्व मोनोपोलिस्ट के लिए मीनिंगलेस हो जाती है? फिर दूसरा है, मोनोपोलिस्ट आर प्राइस सेटर, इट डज नॉट मेक रीयूज टू आस्क व्हाट आउटपुट दे विल प्रोड्यूस एट अ वेरियस प्राइस। तो सबसे पहले तो इसलिए ये मीनिंगलेस हो जाता है, हमारा ये असर्शन सही है और रीज़न भी सही है, इसलिए ये मीनिंगलेस हो जाता है क्योंकि मोनोपोलिस्ट कभी सप्लाई जैसे जैसे डिमांड होती है उस हिसाब से वो सप्लाई करता है, तो लोगों के डिमांड पे उसकी सप्लाई डिपेंडेंट होती है। इसीलिए सप्लाई कर्व का उतना मतलब नहीं रह जाता है क्योंकि वो डिमांड के ऊपर करते हैं और प्राइस भी वो अपने आप से सेट करते हैं। तो उस वजह से वो किसी से पूछते नहीं कि किस आउटपुट पे हम प्राइस रखें या क्या रखें, तो सप्लाई कर्व उनके लिए उतना मायने नहीं रखती है। तो हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा कि करेक्ट है और दो एक दूसरे को एक्सप्लेन भी करेक्ट कर रहे हैं। अब प्रीडेटरी प्राइसिंग पॉलिसी is designed to। अब प्रीडेटरी पॉलिसी किस लिए बनाई जाती है?
तो प्रीडेटरी प्राइसिंग से पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये किससे रिलेटेड है। तो अगर आप लोगों ने डंपिंग पढ़ा होगा तो डंपिंग 3 तरह के होते हैं। पहला जो डंपिंग का नाम है उसको बोलते हैं प्रीडेटरी डंपिंग, प्रीडेटरी डंपिंग। दूसरा जो होता है परसिस्टेंट डंपिंग, और जो तीसरा है उसको बोलते हैं स्पोरेडिक डंपिंग। तो ये 3 तरह की डंपिंग होती है। हमें प्रीडेटरी प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, ये डंपिंग से ही रिलेटेड है। अब प्रीडेटरी डंपिंग का मतलब ये होता है कि हाँ, जो कोई भी कंट्री मतलब अपने प्रोडक्ट को सेल इतने कम प्राइस पे करेगी, मतलब वो अपनी जो सेल करेगी, सेल प्रोडक्ट एट बिलो लो कॉस्ट या बिलो कॉस्ट, मतलब ये इतने कम प्राइस पे करेगी। और ये कहाँ करेगी कम कॉस्ट पे सेल, तो ये फॉरेन मार्केट में करेंगी। अब इसका एग्जांपल है चाइना। चाइना क्या करती है कि प्रीडेटरी डंपिंग ही करती है। ये पहले तो बहुत कम दामों पे लाके मार्केट में इसको डाल देती है, और अब मतलब बहुत कॉस्ट से भी कम दाम पे, जो जिसका कॉस्ट लगा है उससे भी कम दाम पे मार्केट में डाल देती है। और जैसे मार्केट में इनका एक मोनोपोली हो जाती है किसी भी चीज़ का, तो वो बाद में प्राइस को हाई कर देते हैं, ये इनका मेन एम है। और इसी को बोलते हैं प्रीडेटरी डंपिंग। और प्रीडेटरी प्राइस ये अक्सर कंपटीशन को आउट करने के लिए की जाती है। तो ये बात याद रखिएगा कि ये हमेशा कंपटीशन को आउट करते हैं, और जैसे इनको पता चलता है कि कंपटीशन आउट हो गया है मार्केट से, तो वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के प्राइस को बढ़ा देते हैं। तो ये ड्राइव कंपटीटर्स आउट ऑफ द बिजनेस, ये हमारा ऑप्शन पहला ही सही होगा। लेकिन साथ ही साथ ये परसिस्टेंट डंपिंग का मतलब क्या होता है, ये परसिस्टेंट डंपिंग को एकदम लो प्राइस में बेचा जाता है, वो भी हमारे फॉरेन मार्केट में, यानी कि फॉरेन में। ये भी चाइना यही करती है कि फॉरेन में बहुत लो प्राइस पे बेच देती है और अपने डोमेस्टिक मार्केट में हाई प्राइस में बेचती है। तो ये इसका मतलब होता है परसिस्टेंट डंपिंग। और स्पोरेडिक डंपिंग का मतलब होता है ये ओकेजनली सेल करती है, मतलब ओकेजन के हिसाब से ओकेजन सेल इसमें आता है। ये ओकेजन सेल किसी भी प्रोडक्ट का, या तो ये बिलो कॉस्ट पे बेचेगी या तो लोअर कॉस्ट पे बेचेगी ओकेजनली। और इन सब का डंपिंग का मतलब होता है कि कैसे हमारा चीज़ दूसरे उसमें पड़े। तो ये प्रीडेटरी प्राइसिंग का मतलब यही होता है कि ये कंपटीशन को बाहर कर दे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच द फॉलोइंग से। तो द स्क्रीनिंग हाइपोथेसिस, तो स्क्रीनिंग हाइपोथेसिस किसने दिया है, हमें मैच करना है। तो इसको दिया है पाउल डब्ल्यू मिलर एंड पाउल ए वॉल्कर ने। जॉब मार्केट सिग्नलिंग इसको दिया है स्पेंसर ने। प्रॉब्लम ऑफ मॉरल हैजार्ड इन द कॉज ऑफ अ मेडिकल इंश्योरेंस, तो प्रॉब्लम ऑफ मॉरल हैजार्ड की बात ये एरो करते हैं। एंड मार्केट सिग्नलिंग दिया है एकरलॉफ ने। तो इस तरह से अगर हम मैच देखें तो फर्स्ट का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकंड एंड डी का 1। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एन इंडस्ट्री whose long run supply curve is horizontal is called। अगर मान लीजिए किसी इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व हॉरिजेंटल हो जाए, लॉन्ग रन सप्लाई कर्व, तो उसको हम क्या बोलते हैं। अगर किसी भी इंडस्ट्री की लॉन्ग रन सप्लाई कर्व, इसको तो हम कांस्टेंट बोलेंगे ना, कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री, यानी कि यहाँ पे जो कॉस्ट है वो एकदम कांस्टेंट हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ईच कंज्यूमर द रिजर्वेशन प्राइस इज कॉल्ड। अगर किसी भी अलग अलग उपभोक्ता को अलग अलग प्राइस चार्ज करने को हम बोलते हैं फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन।
ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का ही पार्ट है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री में हम कंज्यूमर, अलग अलग कंज्यूमर को अलग अलग प्राइस चार्ज करते हैं। यहाँ पे कोई भी सरप्लस लेफ्ट नहीं बचता है कंज्यूमर के पास। सेकेंड डिग्री में यूनिट वाइज चार्ज किया जाता है, अलग अलग यूनिट पे अलग अलग चार्जेस लगाए जाते हैं। और थर्ड में हम ग्रुप ऑफ द अलग अलग ग्रुप्स के ऊपर चार्जेस लगाते हैं। तो इस तरह से 3 डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तो होता है। इस तरह याद रखिएगा कि प्राइस CUG, यानी कि पहले तो कंज्यूमर पे अलग अलग, फिर यूनिट वाइज और फिर ग्रुप वाइज। तो फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री, ये 3 तरह के प्राइस डिस्क्रिमिनेशंस की जाती हैं। यहाँ पे हमें कंज्यूमर से रिलेटेड पूछा था कि कैसे हम चार्ज करते हैं अलग अलग पे रिजर्वेशन प्राइस, उसको फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट है जो डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री, ये हमेशा वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये तब होता है कि जब मान लीजिए कि कोई एक आदमी है, उसके पास आज जॉब है किसी अच्छी MNC कंपनी में, कहीं भी जॉब हो सकती है उसकी। मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ कि मान लीजिए MNC कंपनी में वो जॉब कर रहा है, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से शायद उसका प्रमोशन नहीं हो रहा है या कुछ भी नहीं, कोई भी रीज़न हो या उसको निकाल दिया गया हो, तब वो क्या करेगा, दूसरा जॉब ढूंढेगा। तो जब वो दूसरा जॉब ढूंढेगा तो ऐसा तो है नहीं कि आज वो फर्स्ट तारीख को छोड़ा जॉब और उसको सेकंड को ही मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। उसको जॉब ढूंढने में कुछ टाइम जाएगा, हो सकता है 1 मंथ चला जाए, हो सकता है 6 मंथ चला जाए उसको जॉब ढूंढते ढूंढते, और कभी कभी तो 1 साल भी लग सकते हैं। तो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, कि जो ये अपने जानबूझ के, कि तो जॉब ढूंढ ही रहा है ना, अभी जॉब कर रहा था, अभी दूसरे में स्विच करने जा रहा है, और लेकिन उसको इतना टाइम अगर लग जा रहा है, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। और इसको हम टर्न ओवर अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरेंज करना है हमको इनके ईयर के हिसाब से। तो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस कीन्स ने दिया है 1936 में, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस फ्रीडमैन ने दिया है ये 1957 में, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस एंडो मोडिग्लियानी ने दिया है। इन्होंने इनका लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस के ऊपर 2 बार पब्लिकेशंस इनके हुए हैं, एक 1950 में और एक 1963 में। तो कभी कभी क्वेश्चंस हमारे परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस बाद में आ जाता है, अगर जब लाइफ साइकिल को इस वाले से देखा जाए, और परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस पहले आ जाता है जब हम लाइफ साइकिल को इस वाले ईयर से देखते हैं। तो ये दोनों है। और रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस दिया है 1949 में। अगर हम इसको अरेंज करें तो सबसे पहले एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, फिर रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, तो फर्स्ट, फोर्थ, और उसके बाद आता है, देखिए इसमें लिया गया है पहले लाइफ साइकिल को और उसके बाद परमानेंट को, यानी कि लाइफ साइकिल के ये 1950 वाले बुक जो पब्लिकेशंस हुई थी उसको लिया गया है, ना कि इसको लिया गया है। अगर इसको लिया गया होता तो ये बाद में आता, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि क्यों कभी परमानेंट के बाद लाइफ साइकिल आता है, यही रीज़न है कि दो बार इसकी बुक्स आई थी लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस पे। नेक्स्ट है हमारा, हमें दिया गया है एक मॉडल, यहाँ पे 3 सेक्टर मॉडल है। यहाँ पे कंज्यूमर है, YD दिया हुआ है, T दिया हुआ है, I दिया हुआ है, G दिया हुआ है। तो Y किस पे डिपेंड करता है, C प्लस I प्लस G पे। तो यानी कि ये 3 सेक्टर मॉडल है। अगर हमारा 2 सेक्टर मॉडल होता और हमें टैक्स मल्टीप्लायर बताना होता तो हमें 2 सेक्टर मॉडल का टैक्स मल्टीप्लायर तो आई होप आप लोग को आता होगा। यहाँ पे Y और इज इक्वल टू C प्लस I, और हमारा I जो है कांस्टेंट होता है, और YD इस तरह से होता था। अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो C हमारा A प्लस बी वाई, और ये Y है A प्लस बी वाई माइनस टी, और प्लस ये I। अब A प्लस बी वाई माइनस टी अगर हम इसको सॉल्व करते थे तो A प्लस बी वाई माइनस बी टी प्लस I, और इधर Y है। अब Y इधर रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसका B हम इधर करेंगे माइनस B, और
ये हमारा क्या है ए, ये टू सेक्टर मॉडल का था। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा -b/1 - b ये आएगा, और ये हमारा क्या होता है, मतलब Δy/Δt, यहाँ पे ये पोर्शन बचेगा। तो इस तरह से हमारा ये टू सेक्टर मॉडल का टैक्स मल्टीप्लायर हम सॉल्व करते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास 3 सेक्टर मॉडल है और यहाँ पे हमें सॉल्व करना हो, तो y और c की जगह पे हम a + b yd लिखेंगे, और yd हमारा क्या होता है, ये y हमारा टैक्स से निकलने के बाद आता है ये +i + g। अब हम क्या करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे y को, तो हमारा कुछ ऐसा आएगा लास्ट में। इसको यहाँ पे जगह नहीं है, बट जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, बस कुछ नहीं करना है, इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करना है, बाकी को इधर लेके आना है, इसको इधर लेके जाना है, और जब हम अरेंज कर देंगे तो हमारा जो निकल के आएगा वो ऐसे आएगा -b/1 - b, और सिर्फ bt एक एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, t1, जो कि हम इसमें देखने को हमें मिलता है 3 सेक्टर मॉडल में। ऐसे 4 सेक्टर मॉडल का अलग हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, जिसमें हमें टैक्स मल्टीप्लायर बताना है कि क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज सेल्फ टर्मिनेटिंग एंड सेल्फ फाइनेंसिंग। तो कौन सा ऐसा एग्रीगेट डिमांड है जो सेल्फ टर्मिनेटिंग भी है और सेल्फ फाइनेंसिंग भी है। तो क्या वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ड्यूरेबल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नॉन ड्यूरेबल, या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो देखिए यहाँ पे हमें बोला है कि खुद स्वयं टर्मिनेट भी हो, स्वयं फाइनेंस भी हो, तो वैसा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो जो ड्यूरेबल हो, तभी तो ड्यूरेबल होगा, तभी तो हम खुद से उसको टर्मिनेट भी कर सकते हैं, खुद से वित्त पोषित भी कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। अब हमें अरेंज करना है M1, M2, M3 और M4 को, कि कौन ज़्यादा लिक्विड है और कौन कम लिक्विड है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि जो सबसे ज़्यादा है वो पहले आएगा, मतलब हमें बताना है कि कौन सा जो सबसे कम लिक्विड है, हमें लिक्विडिटी के ऑर्डर में, तो सबसे कम लिक्विड असेंडिंग ऑर्डर का मतलब वही होता है, कम से ज़्यादा पे जाना। तो जो सबसे कम लिक्विड है उसके बाद उसके उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। तो हमें बताना है कि क्या होता है M1, M2, M3। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा कौन से मनी सप्लाई में ज़्यादा पोटेंशियल है कि लिक्विड ज़्यादा हो, यानी कि लिक्विड ज़्यादा का मतलब कि वो उसके पास कैश के फॉर्म में या अदर जो तुरंत वो चीज़ें कर ले, जैसे कि उसको अभी ज़रूरत है कैश की तो वो तुरंत निकाल ले, अभी तुरंत सारे काम कर सके, उसको हम बोलते हैं ज़्यादा लिक्विड। जिसमें टाइम लगे उसको बोलते हैं कम लिक्विड। तो अगर हम M1 की बात करें तो हमारा M1 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ कि CC + OD + DD। CC का मतलब होता है कि करेंसी प्लस अदर डिपॉजिट प्लस डिमांड डिपॉजिट। फिर M2 का मतलब क्या होता है, इसमें M1 तो जुड़ता ही है और प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट, ये जुड़ जाता है। M3 में क्या होता है, M3 में M1 होता है और प्लस टाइम डिपॉजिट जुड़ जाता है, और वो भी बैंक से, टाइम डिपॉजिट विद बैंक। और M4 में क्या होगा, इसमें M3 जुड़ेगा और प्लस टोटल डिपॉजिट, टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस होगा, टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। तो इस तरह से हमारा M1, M2, M3 और M4 काम करेगा। तो बताइए कि कौन सा कम लिक्विड है। अब यहाँ पे M3 है, यानी कि इसमें टाइम डिपॉजिट भी है और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का टोटल डिपॉजिट भी है। तो टाइम डिपॉजिट में क्या होता है कि जब हम टाइम डिपॉजिट करते हैं अपने पैसे का, तो कुछ टाइम बाद, मान लीजिए 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का हमने टाइम डिपॉजिट किया है, तो उतने साल बाद जाके हमें पैसे मिलेंगे हमारे। तो ये तो कम लिक्विड हुआ ना। मान लीजिए हमें अभी ज़रूरत है लेकिन हमारा टाइम डिपॉजिट है, पोस्ट ऑफिस में भी हमारा टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट पड़ा हुआ है, तो वो हमें निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए वो कम लिक्विड है। तो कम लिक्विड हमारा M4 होगा। उससे मतलब थोड़ा ज़्यादा M3 होगा, क्योंकि इसके पास M1 भी है, यानी कि ये M1 की चीज़ों को यूज़ कर सकता है उस टाइम, लेकिन टाइम डिपॉजिट विद बैंक है तो वो वाली चीज़ें वो नहीं यूज़ कर पाएगा तुरंत, तो इससे कम ये है। और उसके बाद क्या है हमारा M2।
M2 कम, इससे ज़्यादा लिक्विड है, और M1 सबसे ज़्यादा लिक्विड है, क्योंकि यहाँ पे कैश डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट, यानी कि जब वो डिमांड करेगा वो अपने पैसे निकाल सकता है। अदर डिपॉजिट का मतलब होता है कि कहीं उसने पैसे अपने जमा किए हों और तुरंत वो निकाल सके। तो इस तरह से हमारा M4 कम लिक्विड है, उससे ज़्यादा M3, फिर M2 और M1 ज़्यादा लिक्विड है, और M1 को हम बोलते हैं नैरो मनी, और M3 को बोलते हैं हम ब्रॉड मनी। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे फोर्थ करेक्ट है, M4, M3, M2 एंड M1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट इम्पार्टेड मनी डिमांड ऑफ अ पोर्टफोलियो थ्योरी अप्रोच, यानी कि पोर्टफोलियो थ्योरी अप्रोच में कौन कौन से इकोनॉमिस्ट ने अपना दिया है। तो एक तो है हमारे जेम्स टोबिन और मिल्टन फ्रीडमैन, इन्होंने मनी डिमांड का पोर्टफोलियो अप्रोच दिया है। ये केन्स के बाद ये रिस्क विस्क अवर्जन और ये सब दिया था, और फिर फ्रीडमैन ने अपना दिया। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ फिलिप कर्व। तो फिलिप कर्व का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर नहीं है। तो क्या फिलिप कर्व एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन पे काम करता है? तो ये तो बिल्कुल गलत है। फिलिप कर्व स्टैटिक एक्सपेक्टेशन पे काम करता है। तो हमारा पहला ही इनकरेक्ट है। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट व्हेन मनी वेज स्टेबलाइज 0.5%, द प्राइस एक्सपेक्टेशन आर स्टैटिक। देखिए ये स्टैटिक है, यही हमारा था। और लूप जो है फिलिप कर्व के साइड में एक फॉर्म होता है। अगर हम फिलिप कर्व ऐसा बनाएं तो यहाँ पे ऐसे एक एंटी क्लॉकवाइज ऐसे लूप चलता रहता है ऐसे। तो ये भी हमारा सही है कि लूप होता है वहाँ पे, लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा, द क्राउडिंग आउट इफेक्ट इज जीरो। क्राउडिंग आउट इफेक्ट का मतलब क्या होता है? क्राउडिंग आउट इफेक्ट उस इफेक्ट को कहते हैं कि जब गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा कर दे कि मार्केट में प्राइवेट जो लोग हैं उनको इंटरेस्ट बहुत हाई पे मिले और वो इन्वेस्टमेंट मार्केट में ना कर सके और वो ड्राइव आउट ऑफ द मार्केट हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। तो वो जीरो कब होता है? तो अगर हम 3 रेंज की बात करें, कीन्जियन, क्लासिकल एंड इंटरमीडिएट रेंज, और कीन्स, क्लासिकल और इंटरमीडिएट। तो कीन्स की रेंज में क्या होता है? कीन्स का रेंज ये ऐसे, अगर हम बात करें इसमें, तो हमारा एलएम है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रहता है, यानी कि ये पूरी तरह से इलास्टिक होता है, इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। तो परफेक्टली इलास्टिक की कंडीशन में एक तो ये ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे काम करता है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट के नीचे अगर गवर्नमेंट कोई भी एक्सपेंडिचर करती है तो इनके पास ये एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो रिसोर्सेज का यूज़ कर सके। तो इस कंडीशन में जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो बाहर नहीं जाते हैं, वो भी उन रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। तो उसको हम यहाँ पे एकदम ज़ीरो हो जाता है क्राउडिंग आउट इफेक्ट, जहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स भी बाहर नहीं जाते हैं और ये किसी भी तरह उन रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहते हैं जो गवर्नमेंट ने दिया है। इसी तरह इंटरमीडिएट रेंज में क्या होता है, कुछ पोर्शन तो आउट हो जाते हैं बट कुछ काम करते हैं। और क्लासिकल रेंज में ये पूरा फुल एम्प्लॉयमेंट पे ऑलरेडी काम करता रहता है और गवर्नमेंट का कोई इसमें रोल नहीं होता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट पूरा इन्वेस्ट ही कर देगी इकोनॉमी में तो पूरे प्राइवेट प्लेयर्स तो बाहर हो जाएंगे, यानी कि पूरे क्राउडिंग आउट 100% होता है क्लासिकल रेंज में। तो हमें यही बताना है कि कौन से उसमें, तो देयर इज़ अ लिक्विडिटी ट्रैप और इन्वेस्टमेंट इज़ परफेक्टली इंटरेस्ट इन इलास्टिक। तो उसी टाइम क्राउडिंग आउट इफेक्ट ज़ीरो होगा, क्योंकि ये केस किसका है? कीन्स का। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा कि प्राइवेट प्लेयर बाहर चले जाएंगे। बाकी और हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी ये 3 रेंज मैंने बताया। अगर कभी भी क्वेश्चन में पूछे कि किस रेंज में क्राउडिंग आउट इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा तो वो क्लासिकल रेंज होगा, किस इफेक्ट में सबसे कम होगा तो वो होगा कम या ज़ीरो के बराबर, तो वो कीन्जियन रेंज होगा। नेक्स्ट है हमारा, मीटिंग द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशन। जब UNDP ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट दिया है
उसमें यही है कि हम अपने प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को मीट कर सके और बिना कंप्रोमाइज़ के फ्यूचर जनरेशन को, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है द फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट ऑफ हेरेड डोमन मॉडल इज नोन एज। एक तो है फुल एम्प्लॉयड रेट, फुल एम्प्लॉयमेंट पे जो काम करता है, और एक होता है फुल कैपेसिटी पे जो काम करता है। हेरेड डोमर मॉडल में 3 ग्रोथ रेट के बारे में बात की गई है, एक्चुअल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट और नेचुरल ग्रोथ रेट। एक्चुअल ग्रोथ रेट में क्या होता है, ये इस पे वारंटेड पे फिक्स होता है कि अगर इससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा। ये पूरी तरह से फुल एम्प्लॉयमेंट पे काम करता है और ये फुल कैपेसिटी पे काम करता है। और हमें फुल कैपेसिटी के बारे में पूछा है ग्रोथ रेट, तो यहाँ पे हो जाएगा नेचुरल ग्रोथ रेट। नेक्स्ट है इन्वेंटर्स ऑफ एचडीआई। तो एचडीआई के जो मेन इन्वेंटर्स हैं उनका नाम है महबूब उल हक, लेकिन इनके साथ साथ कई सारे इकोनॉमिस्ट और हैं, जैसे मेघानंद देसाई, अमर्त्य सेन और एक दो और हैं जिनका नाम अभी मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है। तो एचडीआई के जो इन्वेंटर्स हैं इसमें देख लेते हैं कौन कौन से। हैरिस टोडोरो नहीं है, रॉबर्ट सोलो नहीं है, मेघानंद देसाई और अमर्त्य सेन, यानी कि सेकंड और फोर्थ। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमें बताना है PQLI यानी कि फिजिकल क्वालिटी लाइवलीहुड इंडिकेटर्स, इसका फुल फॉर्म होता है और इसका क्या क्या कंपोनेंट है। जैसे कि अगर हम HDI की बात करें तो इसके ये 3 कंपोनेंट पे काम करता है। पहला तो लॉन्जिविटी, फिर ईयर ऑफ स्कूलिंग और GNI यानी कि ग्रॉस नेशनल इनकम। ये 3 इसका मेन कंपोनेंट था। लेकिन अगर हम PQLI की बात करें तो PQLI जो काम करता है अपने कंपोनेंट पे, वो कंपोनेंट है पहला लिटरेसी रेट, यानी कि बेसिक लिटरेसी इसमें आएगा, येस। इन्फेंट मोर्टेलिटी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1, तो यानी कि ये तीनों आएगा। मोर्बिडिटी इसका पार्ट नहीं है। तो फर्स्ट सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा बी, थर्ड सेकंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल हिस्टोरिकल इवेंट्स आर द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस इकोनॉमिक स्ट्रगल बिटवीन द डिफरेंट क्लासेस एंड ग्रुप ऑफ सोसाइटी। क्या सारे हिस्टोरिकल इवेंट में ऐसा देखा गया है कि यहाँ पे कंटिन्यूअस एक स्ट्रगल देखा गया है अलग अलग क्लास का, अलग अलग ग्रुप का। तो ये तो अगर हम हिस्ट्री पढ़ें तो ऐसे ही इकोनॉमिक स्ट्रगल्स दिखाए गए हैं अलग अलग ग्रुप और कास्ट, अलग अलग क्लासेस में। तो ये हमारा असर्शन सही है। दूसरा है द मेन कॉज ऑफ दिस स्ट्रगल इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। या सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट इन दोनों में मोड ऑफ प्रोडक्शन, कैसे प्रोडक्शन हो और कैसे रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन हो, इसमें ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था। तो ये भी सही है और ये दोनों सही है। तो हमारा बोथ ए एंड आर करेक्ट। अब हमें मैच द फॉलोइंग करना है। स्वार्म लाइक क्लस्टर ये दिया है अपने उसमें शुम्पिटर ने स्वार्म लाइक क्लस्टर का कंसेप्ट दिया है बिजनेस साइकिल में। ऑर्गेनिक कंपोजिशन कार्ल मार्क्स की थ्योरी में मेंशन है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये ब्रुटलैंड रिपोर्ट में आया था। और विशियस साइकिल रेगनर नर्स ने दिया है। तो इस तरह से अगर हम मैच करें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। मैच द फॉलोइंग करना है हमें। लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप दिया है नेल्सन ने। वी शेप्ड, यहाँ पे वी लिखा है जबकि ये यू शेप्ड होना चाहिए। यू शेप्ड इकोनॉमिक की कुजनेट ने दिया है। इंडिजिनस ग्रोथ थ्योरी लेविस है। अनएम्प्लॉयमेंट सप्लाई ऑफ ग्रोथ ये लेविस है। और ये रॉबर्ट सोलो। वैसे रॉबर्ट सोलो ने एक्सोजिनस ग्रोथ थ्योरी दिया है, बट फिर भी यहाँ पे एंडोजिनस लिखा है तो हम यही मान लेते हैं क्योंकि इसके अलावा और कोई इकोनॉमिस्ट है नहीं। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबाउट द हिंदू ग्रोथ रेट। अगर हम
इसकी बात करें कि हिंदू ग्रोथ रेट क्या है, तो ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं है कि हिंदू की ग्रोथ रेट की बात हो रही है। ये इस कंसेप्ट को सबसे पहले के.एन. राज ने दिया है, जिसमें इन्होंने बताया कि जो पॉपुलेशन है 90s 80s के अराउंड देखा गया कि जो अदर कंट्रीज़ हैं वो बहुत तेज़ी डबल डिजिट में इनके ग्रोथ रेट हो रहे हैं, कोई 10 डिजिट में, कोई 11 डिजिट में, कोई 12 डिजिट में। लेकिन अगर कुछ एशिया के, साउथ एशिया के कुछ कंट्री को देखा जाए तो वहाँ पे सिंगल डिजिट में ग्रोथ हो रही हैं। फर्स्ट 3%, 4%, 6% इस तरह से ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ग्रोथ के कंपैरिजन में, मतलब ये सिंगल डिजिट में जो ग्रोथ हो रही है इन सब कंट्रियों की, जो हिंदुस्तान, जैसे ये हिंदुस्तान है जहाँ पे हिंदुस्तान से ये हिंदू ग्रोथ रेट आया, तो ये इंडिया के कंट्री का भी यही था कि 80s में बहुत इनका जो ग्रोथ रेट था वो फर्स्ट डिजिट में ही था, यानी 3%, 4% और डबल डिजिट में नहीं जा रहा था, और ये कंटिन्यूसली चला आ रहा था। तो उसी को कैसे ये ग्रोथ रेट उसमें हो रहा है उसको बताने के लिए हिंदू ग्रोथ रेट का नाम दिया गया, और वो इसीलिए हम उसको बोलते हैं हिंदू ग्रोथ रेट 1980s के अराउंड। एक सेकेंड, नो 90s 80s तक ये हमारा सही है। रिफ्लेक्ट द लो ग्रोथ रेट परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, और उस टाइम बहुत गंदा परफॉर्मेंस भी था और ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा था। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सक्सेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। इकोनॉमिक रिफॉर्म के सक्सेस से रिलेटेड कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? तो इकोनॉमिक रिफॉर्म यानी कि एलपीजी जब आया तो उसके बाद हमें बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पे से बताना है। तो सक्सेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म पहले क्या क्या हुआ था ये देख लेते हैं। बेनिफिट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड को बेनिफिट मिला था, तो येस बेनिफिट मिला था उसके इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद। इंक्रीज शेयर ऑफ कॉरपोरेट सेक्टर इन अ ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स, तो शेयर भी बढ़े थे कॉरपोरेट सेक्टर के, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ कर दिया गया था, उन पे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, तो इसलिए ये भी सही है हमारा। दूसरा है नैरोइंग डाउन द करंट अकाउंट डेफिसिट, येस करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम हुआ था। करंट अकाउंट डेफिसिट कम होने का यही रीज़न है कि जब इकोनॉमी को खोल दिया गया तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अब इजीली हो सकता है, और जब ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी कंट्री का डेफिसिट कम होगा। तो इस तरह से ये भी सही है। स्लो डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ, तो एलपीजी किसी भी तरह से पॉपुलेशन के ग्रोथ से रिलेटेड नहीं था, ये इकोनॉमिक रिफॉर्म था, तो इसीलिए हमारा यही सही आंसर है, क्योंकि हमें इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा था, तो डी इनकरेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सिंगल आउट द एक्टिविटीज दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स हमेशा इंडस्ट्री के प्रोडक्शन के हेल्थ के बारे में बताता है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी, ये चीज़ें आती है। अब इनके अंदर भी बहुत सारे सेगमेंट्स बटे हुए होते हैं, तो अभी हम उन पे बात नहीं करेंगे। आईआईपी में ये आते हैं, कंस्ट्रक्शन नहीं आता है। कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग के और माइनिंग के अंदर के पार्ट हैं, इसका मेन पार्ट नहीं है, तो इसलिए बी नहीं होगा और बी ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा हाई ग्रोथ ऑफ विच इंडस्ट्री प्रोवाइड्स अ पॉजिटिव सिग्नल फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन फ्यूचर, यानी कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो पॉजिटिव सिग्नल प्रोवाइड करेगी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए भविष्य में। तो पॉजिटिव सिग्नल ऐसा कैपिटल गुड इंडस्ट्री प्रोवाइड करेगी। कैपिटल गुड इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो जितना कैपिटल जनरेट होगा या कैपिटल गुड्स जितने जनरेट होंगे उतना ही हमारी इंडस्ट्री फ्यूचर में ग्रोथ करेगी, तो इसीलिए कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई द मेथड नॉट बीइंग यूज्ड फॉर अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटमेंट बाय द एनएसएसओ। अगर हम एनएसएसओ का देखें कि वो कैसे एस्टिमेट करती हैं अनएम्प्लॉयमेंट को, तो पहली बात तो उनके कई सारे क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि यूजुअल स्टेटस, डेली स्टेटस, उसके साथ साथ वीकली स्टेटस, करेंट। मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ अच्छे से। मैं पूरा तो नहीं लिखूँगी, मैं उसको एक उसमें लिख दे रही हूँ। यूजुअल, प्रिंसिपल स्टेटस,
फिर यूजुअल, प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी स्टेटस, फिर तीसरा है करंट वीकली स्टेटस, और फिर करंट डेली स्टेटस। तो ये 4 पार्ट में चेक होता है, यहाँ पे मंथली बेसिस पे नहीं होता है, तो हमारा ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। द प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग आफ्टर reevaluating every items of expenditure in every financial year is known as। अगर देखिए, अगर बजट में हर साल हर एक आइटम्स के एक्सपेंडिचर कितना खर्चा हुआ है, इसको फिर से अगर रिवैल्यूएट किया जाए, उसको हम बोलते हैं ज़ीरो बेस बजटिंग। इसका मतलब होता है कि अगर प्रीवियस ईयर में कोई भी ऐसी स्कीम्स चल रही हो जिसका कोई मतलब नहीं हो, तो उसको ख़त्म कर दिया जाता है, अब नई स्कीम पे ध्यान दिया जाएगा। उसको हम बोलते हैं जीरो बेस बजटिंग, जो फ्रेश तरीके से फिर से हम जिसके एक्सपेंडिचर को रिवैल्यूएट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी परफॉर्मेंस बजटिंग कि किस सेक्टर में क्या परफॉर्मेंस रही है, उस हिसाब से बजट एलोकेट करना। फ्रेश बजटिंग कुछ होता नहीं है, ये ज़ीरो बजटिंग के ही अंडर आता है, और डेबिट बजटिंग भी ऐसा कोई नाम नहीं है। हमें रैंक देना है HDI का 2011 के कंपैरिजन में कि किसका असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे ज़्यादा, सबसे कम, फिर ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, इस तरह से किसका है रैंक। तो सबसे कम और ज़्यादा की तरफ अगर हम देखेंगे तो सबसे कम उड़ीसा, फिर बिहार, फिर गुजरात, और फिर तमिलनाडु। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द 2011 रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ डिफरेंसेस इन अ रिलेटिव कमोडिटी प्राइस बिटवीन द टू नेशन कैन बी बेस्ड अपॉन द डिफरेंसेस इन। अगर दो नेशन है तो उनके बीच का जो रिलेटिव प्राइस है वो किस तरह से किसके ऊपर होगा, तो फैक्टर इंडाउमेंट के ऊपर होगा, टेक्नोलॉजी के ऊपर होगा, और टेस्ट के ऊपर होगा। इन सब के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये हेक्सर-ओलिन का ही पार्ट है। अब विच टाइप ऑफ ट्रेड इज नॉट एक्सप्लेन बाई हेक्सर-ओलिन। तो सबसे पहले हेक्सर-ओलिन ने सिर्फ और सिर्फ इंटर इंडस्ट्री ट्रेड के बारे में बात किया था, जिसमें 2 कंट्री होनी चाहिए, और 2 कंट्री में जो कंट्री ज़्यादा अबंडेंट चीज़ों को बना रही है वो उसका एक्सपोर्ट करेगी, और जो अबंडेंट नहीं है उसका इंपोर्ट करेगी। फैक्टर इंडाउमेंट, फैक्टर, ये इन्हीं सब फैक्टर्स के बारे में हेक्सर-ओलिन ने बात किया था। तो किसके बारे में बात नहीं किया था? ट्रेड बेस्ड ऑन इकोनॉमिक ऑफ स्केल, तो नहीं, इकोनॉमिक ऑफ स्केल कांस्टेंट रहता है। इंट्रा इंडस्ट्री, इसके बारे में भी ना, इंटर इंडस्ट्री की बात हुई है। ट्रेड बेस्ड ऑन द इमिटेशन गैप एंड प्रोडक्शन साइकिल, प्रोडक्शन साइकिल पे भी नहीं था, वो अबंडेंट और स्कार्स फैक्टर के बारे में ट्रेड बेस्ड था कि जो कंट्री अबंडेंट किसी फैक्टर का को बना रही है तो वो उसका एक्सपोर्ट करेगी, और स्कार्स फैक्टर जो उसकी कंट्री में उसका इंपोर्ट करेंगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एग्जाम्पल ऑफ यूरो करेंसी। अब देखिए, जब भी यूरो करेंसी, यूरो बैंक, इन सब चीज़ों का पूछा जाए कि क्या एग्जाम्पल है, तो वो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज़, जैसे यूरो बैंक है, तो बैंक की कोई भी चीज़ उस कंट्री में ना जाके दूसरी कंट्री में डिपॉजिट होती है, उसको हम बोलते हैं यूरो बैंक। यूरो करेंसी का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए यूएसए की करेंसी क्या है, डॉलर, तो डॉलर जो डिपॉजिट होगा वो यूएसए में नहीं होगा, किसी और कंट्री में होगा, तो उसको हम बोलते हैं यूरो करेंसी। तो अगर हम एग्जांपल देखें, अ डॉलर डिपॉजिट आउटसाइड द यूएस, उसी को हम कहते हैं यूरो करेंसी। नेक्स्ट है अ पाउंड स्टर्लिन डिपॉजिट विद इन यूके, तो ये गलत हो जाएगा। सेम कंट्री में अगर हम डिपॉजिट कर देंगे तो उसको हम यूरो करेंसी नहीं बोलते हैं। अ मार्क डिपॉजिट विद जर्मनी, अब मार्क जर्मनी का ही करेंसी है और जर्मनी में ही डिपॉजिट हो जाए तो भी हम उसको यूरो करेंसी नहीं बोलेंगे। अगर यहाँ पे होता कि पाउंड स्टर्लिन डिपॉजिट
आउटसाइड द यूके या मार्क डिपॉजिट आउटसाइड द जर्मनी, तो ये सारे एग्जाम्पल यूरो करेंसी के होते हैं, लेकिन विद इन कंट्री बोल रहा है तो इसीलिए ये दोनों गलत हो जाएंगे, और ये सिर्फ आउटसाइड द यूएस बोला है तो ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डेफिसिट और सरप्लस इन अ इंडियन बैलेंस ऑफ पेमेंट इज मेजर्ड बाय। किसी भी बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट और सरप्लस हम उसके करंट अकाउंट डेफिसिट से, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट से, और जो भी एसडीआर वगैरह उसके में एलोकेट होती हैं उससे हम मेजर करते हैं, यानी कि ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इफ द डिमांड ऑफ अ डिपॉजिट कंज्यूमर्स इज इन्फिनिटली इलास्टिक एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन प्रोड्यूसर इज परफेक्टली इन इलास्टिक देन द होल टैरिफ विल बी। ये ध्यान रखिएगा, जो भी डिमांड इलास्टिक हो जिस भी कंट्री का, उसमें सेलर जो हैं वो ज़्यादा ग्रेटर बियर करेंगे टैक्सेस को, और अगर सेलर ज़्यादा इलास्टिक है डिमांड और तो बायर वहाँ पे ग्रेटर बियर करेगा। अब कोई भी हो, अब जैसे डोमेस्टिक यहाँ पे इन्फिनिटली इलास्टिक है, डोमेस्टिक कंट्री यहाँ पे इलास्टिक है और फॉरेन प्रोड्यूसर इन इलास्टिक है, तो कौन देगा? अगर डोमेस्टिक मान लीजिए यहाँ पे डिमांड इलास्टिक था तो डोमेस्टिक डिमांड ज़्यादा इलास्टिक है, तो यहाँ पे जो सेलर हैं ये इन इलास्टिक होगा, तो सेलर और वो भी फॉरेन कंट्री के सेलर, इसको ज़्यादा ग्रेटर बियर करना पड़ेगा टैरिफ को। तो यानी कि टू बी पेड बाय द डोमेस्टिक कंज्यूमर, तो नो, दिस इज नॉट पेड बाय द डोमेस्टिक कंज्यूमर बिकॉज द डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैव अ इंटरेस्ट इन्फिनिटली इलास्टिक। तो इन इलास्टिक जिसके साथ होगा, फॉरेन प्रोड्यूसर इन इलास्टिक है तो वही ज़्यादा बियर करेंगे, द पेड बाय द फॉरेन प्रोड्यूसर, तो दिस इज द करेक्ट आंसर कि ये फॉरेन बियर करेंगे। इस सब का सॉल्व करने का एक ही तरीका है। आप देखिए कि डिमांड या जिसके साथ भी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, अगर वो डोमेस्टिक कंज्यूमर हो या प्रोड्यूसर हो या फॉरेन कंज्यूमर हो या प्रोड्यूसर हो, जिसके साथ भी इलास्टिसिटी कंसेप्ट ज़्यादा होगा सॉरी, वो टैक्स कभी बियर नहीं करेगा। टैक्स बियर करेगा अपोजिट वाला, जिसके पास इन इलास्टिक होगा कोई भी चीज़, इन इलास्टिक अगर डिमांड है या प्रोड्यूसर परफेक्टली इन इलास्टिक है तो वही बियर करेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस इसी तरह से सॉल्व होंगे। जो इलास्टिक होगा वो नहीं करेगा, जो इन इलास्टिक होगा वो सारा पेड करेगा। बर्डन ऑफ द टैरिफ या टैक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आरबीआई मेड इंडियन रुपी फुल्ली कन्वर्टेबल तो इन अ करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में आरबीआई ने फुली कन्वर्टेबल बनाया था 1994 में। तो ये तो बहुत स्टैटिक क्वेश्चन है, तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द मॉनेटरी अप्रोच और रीवैल्यूएशन ऑफ अ नेशन करेंसी, अगर मान लीजिए हमने अपनी करेंसी का रीवैल्यूएशन कर दिया तो इसकी वजह से जो हमारी डोमेस्टिक मतलब हमारा जो नेशनल डिमांड फॉर मनी है वो रिड्यूस हो जाता है। कंट्रेरी, अगर हमने अपनी करेंसी का डीवैल्यू किया है तो हमारे नेशंस का जो डिमांड फॉर मनी है वो इंक्रीज कर जाता है। हमें यहाँ पे रीवैल्यू हुआ तो डिक्रीज करेगा, इंक्रीज नो रिड्यूस, तो ये करेक्ट है, वो भी नेशनल डिमांड ऑफ मनी, तो नेशनल डिमांड ऑफ मनी रिड्यूस हो जाएगी। अब हम चलते हैं, अब किस वजह से रिड्यूस हो जाएगी इसका भी रीज़न जान लीजिए। मान लीजिए अगर किसी भी चीज़ करेंसी को अगर रीवैल्यूएशन किया गया है, इसका मतलब कि अब हमारे जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स थे वो फॉरेन मार्केट में अब ये महंगे बिकेंगे, यानी कि ये कॉस्टलियर हो जाएंगे फॉरेन मार्केट के लिए। तो फॉरेन मार्केट के लिए कॉस्टलियर हो जाएंगे तो इसका हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, और रीवैल्यूएशन करने से हम चीज़ों का इंपोर्ट भी हमारा महंगा हो जाएगा, तो डिमांड फॉर मनी इसकी वजह से हमारा कम हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें अरेंज करना है, ये डिफरेंट अवार्ड्स हैं जैसे नीमियर अवार्ड, सरकार अवार्ड, देशमुख अवार्ड, मेंस्टन अवार्ड। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में क्यों ही रखा गया, बट फिर भी अगर रखा गया है तो देख लेते हैं। ये अवार्ड 1948 में स्टार्ट हुआ मतलब ये देना, ये 1936 में, देशमुख अवार्ड 1950 में हुआ और ये मेस्टर्न अवार्ड 1920 में हुआ। अगर इसके अकॉर्डिंग हम इसको मैच करें तो हमारा परफेक्ट कोड बनेगा। सबसे पहले तो फोर्थ आएगा और उसके बाद सेकंड,
एंड देन फर्स्ट एंड देन थर्ड, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब विच ऑफ द फॉलोइंग जीरो बेस बस्टिंग इज डिफिकल्ट टू इंट्रोड्यूस। अब जीरो बेस बस्टिंग में हम फ्रेश चीज़ों का, फ्रेश जो अभी एक्सपेंडिचर हुए हैं उनका फिर से हम रीवैल्यूएट करते हैं, तो कौन से ऐसा है जिसमें इंट्रोड्यूस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, पब्लिक वर्क, इरिगेशन प्रोजेक्ट और फेडरल फिजिकल ट्रांसफर। तो येस, अब मान लीजिए इस्टेब्लिशमेंट कुछ खर्चा हो तो वो कुछ पीछे वाले इसमें नए सेशन में ही, जीरो बेस बस्टिंग में नए सेशन से जो भी एक्सपेंडिचर हुए हैं उनका फ्रेशली रीवैल्यूएशन होता है। तो कुछ इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस पहले भी लगे होंगे जिनको हम फिर से इंट्रोड्यूस करना जीरो बेस बस्टिंग इसमें थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कि हम कैसे उसको हटाएंगे, कि हम नए सिरे से हम इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस का देखते हैं कि क्या एक्सपेंडिचर होगा, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। बाकी जो पब्लिक वर्क है और इरिगेशन, ये तो ईजिली हम कर सकते हैं कि जो पिछले हुए हैं उनको छोड़ के हम जो भी अभी पब्लिक वर्क्स हुए हैं उनको हम रिवैल्यूएट करें, क्या एक्सपेंडिचर होंगे, क्या होगा। इरिगेशन प्रोजेक्ट भी पे हम कर सकते हैं, लेकिन फेडरल फिजिकल ट्रांसफर ये सब इंटरलिंक्ड होते हैं पिछले ईयर से और अब भी ईयर में। तो इस्टेब्लिशमेंट चार्ज और फिजिकल फेडरल चार्ज में, इन दोनों में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है जीरो बेस बस्टिंग को इंट्रोड्यूस करना। तो फर्स्ट एंड फोर्थ हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच द फॉलोइंग करना है। थ्योरी ऑफ क्लब जेम्स बुचन, इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम केनेथ एरो, पॉलिटिकल ऑफ द डिसीजन मेकिंग मॉडल ये एंटोनी डाउन्स, एंड ऑप्टिमम प्रोविजन ऑफ लोकल पब्लिक गुड ये दिया है चार्ल्स टिबूट। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो मैच कर रहा है वो ऑप्शन नंबर डी परफेक्टली मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग टैक्सेस हैज अनाउंसमेंट इफेक्ट। तो सबसे पहले तो अनाउंसमेंट इफेक्ट ऐसे इफेक्ट को कहते हैं जो किसी मार्केट स्ट्रैटेजी या कुछ मार्केट में कुछ अनाउंस हो जाए उसकी वजह से ये टैक्सेस हमारा इफ़ेक्ट करे, तो उसको हम बोलते हैं अनाउंसमेंट इफ़ेक्ट। और ये इफ़ेक्ट हमारा लगता है एक्साइज ड्यूटी पे। एक्साइज ड्यूटी हम प्रोडक्शन जो भी विद इन द कंट्री होती है उसके ऊपर लगाई जाती है। तो अगर मान लीजिए कुछ किसी चीज़ पे, मान लीजिए टोबैको पे पता चला, न्यूज़ आया कि टोबैको पे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, इसकी वजह से क्या होगा, अनाउंसमेंट इफेक्ट क्रिएट होगा। अब इसके पहले अगर जब से पता चलेगा कि टोबैको पे टैरिफ या टैक्सेस बढ़ा दिया गया है, तो टैक्सेस बढ़ने से पहले ही जो लोग टोबैको का कंज्यूम करते हैं वो बहुत बल्क में ला के खरीद देंगे, तो उसको बोलते हैं अनाउंसमेंट इफेक्ट। एक घोषणा से पहले ही हमारा रिएक्शन, साइकोलॉजिकल रिएक्शन निकल के आए। जैसे मान लीजिए अभी कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो तो एक न्यूज़ फैली थी कि नमक की प्राइस जो है वो बढ़ने वाली है या नमक ख़त्म होने वाला है। तो ये न्यूज़ सुनने के बाद बहुत सारे लोगों ने बोरा भर भर के अपने घर में नमक खरीद के लेके आए थे। तो वो इफ़ेक्ट, एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, तो वो एक्साइज ड्यूटी में मिलता है और उसी को हम अनाउंसमेंट इफेक्ट कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। इसी के उल्टा अगर पता चले कि टोबैको या किसी भी चीज़ पे टैक्सेस कम होने वाले हैं तो वो उतना केयर नहीं करेंगे, वो डिले करेंगे कि अच्छा चलो अब तो कम होने वाले हैं, कोई बात नहीं, अब हम उस टाइम जाके खरीद लेंगे। तो इस तरह से ये काम करता है। अनाउंसमेंट इफेक्ट को हम साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी कहते हैं टैक्सेस का। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस विद इन द जुडिकेशंस। ये क्वेश्चन इतनी बार आ चुका है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। इसके ऊपर मुझे अलग से मैंने एक वीडियो भी बनाया है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आ गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या अनाउंसमेंट किया है, उसके क्या टैक्सेस के पावर है, रेवेन्यू पावर। तो इलेक्ट्रिसिटी और कंजम्पशन पे ये स्टेट गवर्नमेंट का पावर होता है। गुड्स एंड पैसेंजर कैरीड बाय द रोड, ये व्हीकल या मोटर टैक्स, ये सब रिलेटेड होते हैं स्टेट गवर्नमेंट से। जो लेकिन हमें यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट का बताना है कि कौन से पे वो टैक्स, किस क्षेत्र में उनका टैक्स होता है। तो टैक्स ऑन लग्जरी इंक्लूडिंग इंटरटेनमेंट्स, तो अगर लग्जरीज और इंटरटेनमेंट की बात करें तो ये भी स्टेट गवर्नमेंट का है। लेकिन सेल एंड परचेज ऑफ न्यूज़पेपर एंड एडवर्टीजमेंट ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो इस तरह से कौन सा टैक्सेस किस गवर्नमेंट के अंडर आता है मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे रेवेन्यू पावर ऑफ द सेंट्रल एंड रेवेन्यू पावर ऑफ द स्टेट, जिसमें बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ें लिखी हुई हैं कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है और क्या स्टेट गवर्नमेंट में आती है। तो आप वो ज़रूर देख लीजिएगा वो वीडियो, वो बहुत हेल्पफुल होगा आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में।
नेक्स्ट चलते हैं हम, अ टैक्स इम्पोज्ड ऑन अ कमोडिटी अकॉर्डिंग टू इट्स वेट, साइज एंड मेजरमेंट। अब देखिए, मान लीजिए अगर हम वेट से और साइज और मेजरमेंट से अगर किसी कमोडिटी पे टैक्सेस लगाते हैं, इम्पोज करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक टैक्सेस। ये इसका एक अच्छी चीज़ क्या है इसकी, कि ये इजी होता है किसी भी चीज़ पे लगाने के लिए। जैसे मान लीजिए कि कोई क्लोथ है, तो उसके हम साइज़ के हिसाब से कितना लेंथ है उस हिसाब से हम टैक्सेस को लगाते हैं, या किसी चीज़ के वेट के हिसाब से हम टैक्सेस को लगा देते हैं। तो ये थोड़ा इजी होता है, तो उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक टैक्सेस। एड वोलरम टैक्सेस की वैल्यूज़ पे लगती हैं, कि कितने वैल्यू है किसी भी प्रोडक्ट का, उस पर एड वोलरम टैक्सेस लगती है। सिंगल टैक्सेस एंड डबल टैक्सेस, इससे इसका मतलब नहीं है, सिंगल टैक्स अलग होता है, डबल टैक्स अलग होता है। विच ऑफ फॉलोइंग इज अ मस्ग्रेव व्यू ऑन इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन। तो मस्ग्रेव का इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन का जो व्यू है वो क्या कहता है, तो ये मस्ग्रेव कहते हैं चेंजेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑफ लेबर फॉर द प्राइवेट यूज़। यानी कि अगर चेंज होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में, ये हमेशा क्या होगा, अवेलेबल होगा प्राइवेट यूज़ के लिए। और उसके बाद ये जो चेंजेस हैं ये कॉज होंगे चेंजेस इन बजटिंग पॉलिसी एंड इन्वॉल्वमेंट रिसोर्स ट्रांसफ़र के। अब इसमें बहुत सारे चेंजेस को बताया गया है, जो कि हैं स्पेसिफिक चेंजेस, स्पेसिफिक टैक्स इंसिडेंट, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ स्पेसिफिक टैक्स इंसिडेंट। ये इंसिडेंट ऑफ टैक्सेशन के इन्होंने 5 तरह के टैक्सेशन को इंट्रोड्यूस किया है। पहला स्पेसिफिक टैक्स इंसिडेंट, फिर स्पेसिफिक नो इट्स नॉट स्पेसिफिक, डिफरेंशियल टैक्स इंसिडेंट, स्पेसिफिक टैक्स इंसिडेंट, डिफरेंशियल टैक्स इंसिडेंट, टैक्स इंसिडेंट, फिर स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर इंसिडेंट, स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर इंसिडेंट, और डिफरेंशियल एक्सपेंडिचर इंसिडेंट, और बैलेंस बजट इंसिडेंट। तो ये 5 तरह के बैलेंस बजट इंसिडेंट, तो ये 5 तरह के इंसिडेंट मस्ग्रेव ने दिए हैं। और द चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फॉर अ प्राइवेट यूज़ अराइजेस फॉर द चेंज इन द बजट पॉलिसी। जो भी मैंने बताया कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा वो अवेलेबल होगा प्राइवेट यूज़ के लिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं कि हमें मीन दिया हुआ है 45, मीन को हम एक्स बार से डिनोट करेंगे। मीडियन दिया हुआ है 40, अरे सॉरी नहीं, मोड दिया हुआ है 48, और हमें मीडियन निकालना है। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। मोड इक्वल होता है Z3 मीन के 3 मीडियन और -2 मीन के। इस फॉर्मूले पे हम ये वैल्यू को पुट कर देंगे। Z की यानी मोड की वैल्यू है 48, 3 मीडियन हमें निकालना है, 2 × 45 दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ पे कर दे रही हूँ। Z की वैल्यू 48 है, इज इक्वल टू 3 ये और -90। अब ये 90 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 48 और प्लस 90 ये हो जाएगा 8, 9, 138 और इज इक्वल टू 3m। तो m क्या हो जाएगा 138/3, और 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 4 एंड ये 6, हमारा 46 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है हमारा 2 इवेंट्स A एंड B आर म्यूचुअली इनएक्सक्लूसिव। देखिए, अगर हमारा इवेंट म्यूचुअली इनएक्सक्लूसिव हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो क्या कंडीशन होती है। अगर हमें दिया हुआ है प्राइस ऑफ A इंटरसेक्शन प्राइस ऑफ ये A और B का मतलब A यूनियन B, अगर हमारा म्यूचुअली इन एक्सक्लूसिव हो तो ये फॉर्मूला बन जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A, सॉरी मैं प्राइस बोल रही थी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B और माइनस कर देते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ AB। इसका मतलब होता है
म्यूचुअली इनएक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि जो अकरेंस है वो सेम टाइम पे हो रहा है, यानी अकरेंस एट द सेम टाइम, अकरेंस एट द सेम टाइम। डबल काउंटिंग ना हो, इसकी वजह से हम a इंटू बी, यानी कि a प्रोबेबिलिटी ऑफ a, क्या लिख रही हूँ, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b को हम माइनस कर देते हैं a प्लस बी में से, कि ताकि वो डबल काउंटिंग ना हो सके। और यहीं पे हमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोला होता। एक्सक्लूसिव में क्या होता, 2 इवेंट्स अगर दिया हो तो इसका मतलब होता है कि ये एक टाइम पे अकर नहीं होते हैं, कि नॉट अकर एट सेम टाइम। तो एक टाइम पे अकर नहीं होते हैं, तो इनका क्या होता है फॉर्मूला, ए बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो बस ये फॉर्मूला बन जाता है एक्सक्लूसिव में और वो बन जाता है इंक्लूसिव में। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो ये ध्यान रखिएगा, जहाँ भी वेरिएंस का एनालिसिस हो जाए, यानी कि अनोवा की बात हो रही है, तो ये हमारा एफ टेस्ट से रिलेटेड है। हम इस एफ टेस्ट में ही एनालिसिस ऑफ वेरिएंस करते हैं, जबकि टी टेस्ट में और जेड टेस्ट में नहीं करते हैं। और काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट के लिए होता है। ये हम तब करते हैं जब हमारा 30 से कम हो सैंपल, और जेड टेस्ट जब 30 से ज़्यादा हो सैंपल। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इम्प्लाइज दैट अ फर्स्ट आइटम इज सेलेक्टेड रैंडमली एंड। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है, अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करें, मान लीजिए एक क्लास है, एक क्लास में कुछ बच्चों को लेना है, एक क्लास में 200 बच्चे हैं और उसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ 20 बच्चे चाहिए सैंपल के तौर पे। हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम कैसे लें उन्हें, तो हम सारे बच्चों को रैंडमली खड़ा कर देंगे। रैंडमली खड़ा करने के बाद पहले बच्चे को निकालेंगे और उसके बाद हम ये देखेंगे कि एक नॉर्मल सिस्टमैटिक ढंग से एक गिनती के बाद जो भी बच्चा पड़ेगा 20वें नंबर पे, उसको हम ले लेंगे। तो दूसरा बच्चा 20वें नंबर पे सिलेक्ट हो गया। फिर 20 नंबर बाद 40वें पे जो खड़ा होगा तीसरा बच्चा, वो ले लिया। तो इस तरह से हम 200 बच्चों में से इजीली हम अपने सैंपल को ड्रॉ कर सकते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के तौर पे। और वो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग यानी कि एवरी केथ आइटम इज सेलेक्टेड। केथ आइटम का मतलब होता है कि मान लीजिए कि हम ये सोच रहे हैं कि हर एक 20 बच्चे के बाद तो 20th हो जाएगा, और जो भी हम सोचे 10th बच्चे के बाद, 20 बच्चे के बाद या 30 बच्चे के बाद, जो भी हम सोच के हम रैंडमाइजेशन करें, तो इसको हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी कहते हैं। और इस तरह से हमारा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग काम करता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें हम लॉटरी मेथड नहीं करते हैं, पर्पसिव भी नहीं करते हैं। इसमें एक रैंडमली हम किसी भी बच्चे को हर एक 20 नंबर के बाद हमने ले लिया या 10 नंबर के बाद ले लिया, एक सिस्टमैटिक ढंग से लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है कि रिजेक्ट एचओ इफ इट इज़ ट्रू। तो उसको हम बोलते हैं कि ये टाइप 1 एरर कहलाता है, कि हमने एक को लिया और वो हमारा H0 रिजेक्ट हो गया जबकि ये ट्रू था। तो इसको हम बोलते हैं टाइप 1 एरर। यहाँ पे टाइप 1 नहीं लिखा है, अल्फा एरर, तो अल्फा एरर को हम टाइप 1 एरर भी बोलते हैं। एक्सेप्टिंग H0 इफ इज फॉल्स, तो इसको हम बोलते हैं बीटा एरर यानी कि टाइप 2 एरर। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन इट इज फॉल्स। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन इट इज फॉल्स, इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ टेस्ट, और पावर ऑफ टेस्ट को डिनोट करते हैं 1/बीटा से, ये कहलाता है पावर ऑफ टेस्ट। तो पावर ऑफ टेस्ट हम प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन इट इज फॉल्स, यानी कि जब ये क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जब H0 हमारा फॉल्स होगा तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, तो उसको बोलते हैं पावर ऑफ टेस्ट। और मेजरिंग सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी ड्यू टू द रैंडम फोर्स, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर। किसी रैंडम फोर्स की वजह से हम सैंपल की वेरिएबिलिटी को देखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रैंडम फोर्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट मैच कर रहा है। और पेपर 2 का आज हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे।
Geometric mean is a theoretical consideration as the best averages of the construct index number. तो क्या एक ये बेस्ट एवरेज है इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने का? तो येस, जेमेट्रिक मीन जो हम इस तरह से फाइंड करते हैं वो बेस्ट है। जैसे कि 3 into 4 है, इसको हम जेमेट्रिक मीन ले लिया तो ये बेस्ट होता है इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने का। तो ये सही है हमारा। और ये बेस्ट इसलिए होता है क्योंकि रेंज और का जो एक्सट्रीमली लार्ज होता है रेंजेस, उसके ऑब्जर्वेशन के लिए ये हेल्पफुल है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आज पेपर 2 हमने जून 2014 का कंप्लीट किया। अब हम पेपर 3 कल डिस्कस करेंगे। आई होप आप